अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट के बारे में है। इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बुनियादी तौर पे शेप के मुतालिक अब हम देखेंगे। तो मेन टॉपिक है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट। जैसे मैंने लिखा है कि ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एटॉमिक न्यूक्लियस की, जो उसके शेप के मुतालिक है कि न्यूक्लियस किस शेप में हमें मिलेगा। तो आज के टॉपिक के बाद हमें चीजें समझ आ जाएंगी कि न्यूक्लियस किस शेप में हमें मिल सकता है। तो जनाब शुरू करते हैं। पहले हम इसे डिफाइन करेंगे कि डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब एक न्यूक्लियस स्फीयर की तरह है, उससे वो कितनी डिफॉर्मेशन हो सकती है। अब वो डिफॉर्मेशन भी आगे दो तरह की होगी, मैं अभी उस चक्कर में नहीं जा रहा। तो आपको पता चल गया कि एक स्फेरिकल चीज है, यानी जो आपके पास एटॉमिक नंबर Z20 से नीचे वाले हैं ना, वो सारे स्फेरिकल हैं। ठीक है, स्फीयर आप जानते हैं बिल्कुल कैसा होता है। तो अब आपके पास उससे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा डेविएशन आएगी। तो वो जो डिग्री है ना, कितनी डेविएशन आई, वो बुनियादी तौर पे हमें कौन समझाता है? न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट समझाता है। अब इसी को मैं एक और तरीके से डिफाइन करवा देता हूं कि जो न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेविएशन होगी फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री, वही बात कि आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री है, आप उसमें एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है। तो वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने आप को एक तरह से डेविएट करेगा स्फेरिकल सिमेट्री से। तो वो जो उसकी लेवल होगा, कितने वो यानी डेविएट हो रहा है, वो चीज आप हम कहते हैं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट से हमें पता चलती है। तो अगर आप इस सारी बातों को समझें तो आपको मैंने अब तक क्या बताया कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रो क्वाड्रोपोल हमें क्या बताता है कि न्यूक्लियस की डेविएशन बताता है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेविएशन बताता है। किससे? फ्रॉम स्फेरिकल शेप से। कि स्फेरिकल शेप अगर बुनियादी शेप है तो उससे कितनी डेविएशन हो रही है, वो आप उसके शेप की बात कर सकते हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की लैंग्वेज में बात कर सकते हो। तो इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे पास जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में हमें देखने को मिलता है। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इसको मेजर किया जाता है बान में। ठीक है, 1 बान इक्विवेलेंट होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया के यूनिट है। अच्छा जी, तो हम कहते हैं हमारे पास एक एटॉमिक न्यूक्लियस है यूनिफॉर्मली चार्ज एलिप्साइड, यानी मैंने स्फेरिकल नहीं लिया, मैंने एलिप्साइड लिया है, और उसमें जो रोटेशन है उसकी वो एक्सिस बी के लिहाज से है, और आपके पास ए एक्सिस परपेंडिकुलर है सिमेट्रिक एक्सिस के। ठीक होगी बात, यानी ये आपके पास जो ए एक्सिस है ये बी एक्सिस के ऊपर जो हमारा सिमेट्री एक्सिस है उस पर परपेंडिकुलर है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट का फार्मूला आ जाएगा Q इज इक्वल टू 2/5 जी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको बी वो सिमेट्री एक्सिस की वैल्यू मिल रही है, अगर आप कह लो रेडियस मिल रहा है इस एंड का, और इस एंड का रेडियस ए है, तो आपके पास अब जनाब जी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। अच्छा, तो आपके पास एक और फार्मूला भी होता है 4/5 ईटा जी स्क्वायर। अब इसमें क्या है जनाब? ईटा डिफॉर्मेशन पैरामीटर, और इसकी वैल्यू कैसे आएगी? बी माइनस ए ओवर आर, और नीचे आर क्या है? एवरी रेडियस, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो अब आपको इस फार्मूले में आने वाली दोनों वैल्यूज चीजों का पता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ईटा है डेल्टा आर बाई आर, तो ईटा की ये वैल्यू भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो इक्वेशन 3 आ जाएगी 2/5, आपके पास जेड आर और ईटा की वैल्यू लग जाएगी। तो जनाब ये अब चीजें जब आप सिचुएशन इसमें डालोगे तो आपके पास सॉरी यहाँ पे 2/5 होगा जी, 4 है। अच्छा जी, तो अब आपके पास क्या है जनाब कि ये तीन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। ये तीनों आपकी आइडेंटिकल मानी जाएंगी। ठीक होगी बात। अच्छा, अब जरा थोड़ी सी चीजों को दूसरे तरीके से समझते हैं कि हमारे पास एक एटॉमिक न्यूक्लियस है जो स्फेरिकल रोटेशन में है, उसका इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट ये आ गया 1/E। यहाँ पे E चार्ज को जाहिर कर रहा है, रो एक्स वाई जी का कंपोनेंट में है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रिप्रेजेंट करेगा 3z माइनस आर स्क्वायर। जी आप जानते हैं एटॉमिक नंबर है, आर आपके पास जाहिर है रेडियस है एक तरह से, तो स्फीयर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और डी वी क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट है।
अब जनाब, जब हम स्फेरिकल सिमेट्री देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर इक्विवेलेंट होगा, तो हम कहेंगे 1/3 ओवर आर स्क्वायर, यानी आर हर जो आपका एक्सिस है टोटल का 1/3 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये वैल्यू लेके जब हम इक्वेशन 4 में जाते हैं तो क्यू जीरो आ जाता है, यानी इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है। जब Q की वैल्यू जीरो आए तो समझो कि वो स्फेरिकल सिमेट्रिक न्यूक्लियाई है। अब ये बात सबसे कीमती बात है कि स्फेरिकल सिमेट्री न्यूक्लियाई के लिए इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। अगर मैं आपको यहां से समझाऊं, बी जब स्फेरिकल सिमेट्री होगी तो बी और ए बराबर हो जाएंगे। जब बी और ए बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू बराबर आने से Q जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब Q जीरो होगा तो ये स्फेरिकली सिमेट्री होगा। बात समझ आ गई? उस चीज को हमने एक और फार्मूले से समझ लिया। अब जैसे हम कह रहे हैं कि अगर आप इवन इवन न्यूक्लियाई को देखते हो तो उसमें भी क्यों आपके पास इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो आती है, तो इससे क्या मतलब अखज करें? इससे ये मतलब अखज करेंगे कि वो भी स्फेरिकल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, तो जब भी इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो आए तो आपके जहन में क्या आएगा कि भाई ये स्फेरिकली सिमेट्रिक न्यूक्लियाई है। ठीक होगी बात? अब जैसे मैंने शुरू में कहा क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो अब उसके बुनियाद पे दो तरह के न्यूक्लियाई हम कहेंगे कि प्रोलेट न्यूक्लियाई और ओब्लेट न्यूक्लियाई। अब आपके पास प्रोलेट न्यूक्लियाई किसे कहेंगे? जब बी बड़ा होगा ए से, ठीक है, तो आपके पास क्यू सूरत में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और आप कह सकते हो 3z² बड़ा है आर स्क्वायर के, तो उस सूरत में भी क्यू पॉजिटिव आएगा। तो जब क्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो न्यूक्लियाई क्या है? प्रोलेट डिफॉर्म हो रहे हैं। तो वन लाइनर याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि जब क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आए तो कौन सी डिफॉर्मेशन है? प्रोलेट डिफॉर्मेशन है। ओब्लेट डिफॉर्मेशन में जब बी छोटा होगा ए से तो क्यू की वैल्यू किस में आ जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी। तो आप 3z² लेस देन आर स्क्वायर भी कह सकते हो, तब भी क्यू नेगेटिव होगा। तो जब Q नेगेटिव में हो जाए लेस देन जीरो तो न्यूक्लियाई कौन सा होगा? ओब्लेट डिफॉर्म। तो अब आप शक्ल देख सकते हैं ओब्लेट डिफॉर्मेशन कैसी है और प्रोलेट डिफॉर्मेशन कैसी है। ये स्फीयर है, यानी स्फीयर का मतलब जैसे हमारी अर्थ गोल है बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस गोल होगा आपके पास स्फेरिकल शेप में। अब तक फिर फाइनल बात क्या हुई? Q जीरो होगा तो न्यूक्लियाई क्या है? स्फेरिकल। इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट डिपेंड किस पे करता है? साइज ऑफ द न्यूक्लियस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पे। जब चार्जेस की मिकदार तब्दील होगी, जैसे 3z², जैसे मैंने लिखा ना ग्रेटर देन आर स्क्वायर के है, तो आपके पास चार्ज की मिकदार भी मैटर करती है। फिर आपके पास एक्सटेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री, तो वो आपके पास आ जाएगा। सबसे ज्यादा डिफॉर्म न्यूक्लियाई आपके पास Lu-176 है। आपको एक चार्ट में यहाँ पे दिखा रहा हूं जिसमें आपको कुछ न्यूक्लियाई की ग्राउंड स्टेट के अंदर क्यू इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट वैल्यूज दी हुई हैं। अब देखो इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। ठीक है, तो आपके पास एक चार्ट को तरतीब के अंदर रखा गया है, तो कुछ आपके पॉजिटिव वैल्यूज जा रही हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज जा रही हैं। तो अब आपके ज़हन में वाज़ेह हो गया कि आपको एक फार्मूले की मदद से पता चलेगा कि ये आपके पास न्यूक्लियाई किस शेप का है। उसमें क्यू पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा? तो वो आपके पास कौन सी न्यूक्लियर शेप आ जाएगी? प्रोलेट, दिस वन। और अगर क्यू नेगेटिव होगा तो वो ओब्लेट, और अगर जीरो होगा तो स्फेरिकल। बात समझ आ गई? तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।